हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे कि हमारा जो जीके करंट अफेयर्स है उसके बारे में, और ये रहेगा आपका 10 तारीख से लेकर के यानी 10 फरवरी से लेकर के अभी टिल 16 फरवरी तक का पूरा इसमें हमारा डाटा कवर होगा। तो आज बात करेंगे कि जो भी जितने भी करंट अफेयर्स की बातें हैं 10 तारीख पिछले सैटरडे की और आज 16 की तक की बात करेंगे। ओके, तो आइए विलंब ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारियाँ हमारा तथ्य अच्छा लगेगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, आइए बात करते हैं। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच में क्या किया गया है? पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो वो दो देश है श्रीलंका और मॉरिशस। ओके, तो ये श्रीलंका और मॉरिशस क्या है? ये दो देशों में क्या हुआ है? पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं इसके तथ्य के ऊपर। तो बात कर लेते हैं श्रीलंका और मॉरिशस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी हमारे देश में क्या हो रहा है कि दिन पर दिन क्या है, डिजिटल पेमेंट चीज़ें क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस लिस्ट में श्रीलंका और मॉरिशस का भी नाम जुड़ गया, और इस लिस्ट में अभी हाल ही में किन का नाम जुड़ गया? दो देशों का, श्रीलंका और मॉरिशस का भी। एनसीपीआई ने साल 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया, और एनपीसीआई ने साल 2016 में क्या किया है? यूपीआई सेवाओं को क्या क्या है? लॉन्च किया है। यूपीआई सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम, और ये कैसा है? एप्लीकेशन क्या है? ये यूपीआई जो है एप्लीकेशन, वो मोबाइल सिस्टम एप्लीकेशन आधारित है। ओके, बैंक अकाउंट से पेमेंट का सुविधा प्रदान करता है, और ये क्या करता है? बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा क्या करता है? प्रदान करता है। ओके, अभी हाल ही में फ्रांस में इस सुविधा को लॉन्च किया गया, और इसे हाल ही में कहाँ? फ्रांस में जो क्या हुआ है, मॉरिशस और श्रीलंका में क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले। तो वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? तो अभी हाल ही में किन्होंने बनाया है दोहरा शतक? श्रीलंका के एक क्रिकेटर है, उनका नाम है पथुम निशंका। ओके, तो पथुम निशंका जी हो श्रीलंका के क्रिकेटर, और उन्होंने अपने हाल ही में वनडे में क्या मारा है? दोहरा शतक मारा है। ओके, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इस तथ्य के ऊपर। पथुम निशंका जी, ओके, तो पथुम निशंका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। तो इन्होंने क्या पहला जो है, पथुम निशंका श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी है, और इन्होंने पहली बार वनडे में क्या किया है? दोहरा शतक मार दिया है। ओके, तो दोहरा शतक लगाने की वजह से इनका नाम दर्ज हुआ है अभी। ओके, निशंका ने 139 गेंदों में 210 रन माना। इन्होंने कितना किया? 139 गेंदों में अपना लक्ष्य है 210 रन की शानदार पारी खेल करके क्या किया? अपना नाम ये दर्ज करवाए हैं। निशंका ने सनथ जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को क्या किया है? उन्होंने तोड़ दिया है। तो जो जयसूर्या जी थे उनका 189 रन का था रिकॉर्ड, तो ये तोड़ दिया है। जयसूर्या ने 2000 में शारजाह में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। ओके, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? अभी हाल ही में पता चला है कि फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति का चुनाव होकर के अभी राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं कि फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। तो फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब होंगे। ओके, तो फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? अलेक्जेंडर स्टब। ओके, आगे बात करते हैं अलेक्जेंडर स्टब के बारे में। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक क्या है? जीत दर्ज की है उन्होंने। ओके, अलेक्जेंडर स्टब ने नेशनल कोएलिशन पार्टी उम्मीदवार स्टब को 51.6% वोट मिले हैं। ओके, तो इनको कितना प्रतिशत वोट मिला है? 51.6%। हाविस्टो को 48.4% मिले, और हाविस्टो को क्या, इनके जो खिलाफ लड़ रहे थे वोट, तो उनको मिला है 48.4% वोट। स्टॉप 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य
किए थे। ओके, तो इन्होंने 2014-15 में क्या प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया इस देश में। फिनलैंड एक उत्तरी यूरोपीय देश, और ये जो फिनलैंड है वो क्या है, एक उत्तरी यूरोपीय देश है। ओके, इसकी सीमा स्वीडन, नॉर्वे और रूस से लगती है, और इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, स्वीडन, नॉर्वे और रूस से लगते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ओके, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। ओके, ये चीज़ें जानकारी है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी पेपर्स के लिए। यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, जितने भी पेपर्स आ रहे हैं बैंक वगैरह, इस सब में आप इस चीज़ को अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता, यानी अभी हाल ही में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का 2024 का टाइटल किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 में विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर टाइटल अपने नाम किया, और इसमें किस देश को हराया, भारत को, हमारे भारत देश को हराया कोई नहीं। बट इसमें क्या होता है कि खेल क्या है, खेल तो हार जीत का खेल होता है, और इसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है, बट हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। ओके, अपने लक्ष्य को क्या साध कर रखना चाहिए। यह चौथा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता, और यह क्या क्या चौथी बार क्या है, खिताब जीता है। वहीं यह लगातार तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया, और तीसरा मौका क्या, फाइनल में क्या किया, भारत को हरा दिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन भारत के उदय सहारन। ओके, तो इस टूर्नामेंट में भारत के उदय सहारन जी थे, उनका 397 रन बनाए थे उन्होंने। ओके, सर्वाधिक सर्वाधिक विकेट दक्षिण अफ्रीका के केवेना माफाका ने 21 विकेट लिया है। ओके, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी हाल ही में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार किया है और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये दोनों मिलकर के किसके साथ काम करेंगे, आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। तो आईआईटी क्या है, भुवनेश्वर के साथ काम करेंगे मिल करके, तो उसके साथ समझौता किया है। ओके, आगे बात करते हैं इसी के तथ्य के बारे में। तो आईआईटी भुवनेश्वर जो है उसके बारे में, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इरेडा का फुल फॉर्म है। इरेडा का फुल फॉर्म आ भी सकता है, तो इसका इरेडा का है इंडियन, यानी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया, यानी ये अनुसंधान इसमें क्या बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर के क्या करेंगे, आईआईटी के साथ काम करेंगे। ये समझौता इसलिए किया गया है इरेडा के साथ। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का अहम है, ओके, उद्यम है। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा काम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इरेडा की स्थापना 1987 में की गई थी। तो इरेडा की स्थापना कब की गई थी, 1987 में। ओके, आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है, तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना अभी हाल ही में की गई है, तो किस शहर में की गई है, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में की गई है। तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है, तो हैदराबाद में की गई है। आगे बात कर लेते हैं इसके तथ्य के ऊपर। हैदराबाद संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरफ का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, यानी संगीत नाटक अकादमी था, उसके द्वारा यह क्या है, पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ओके, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, यानी जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया, और ये किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे, श्री एम वेंकैया नायडू, और केंद्रीय मंत्री की बात कर लेते जी किशन रेड्डी जी ने क्या 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। ओके, इस समारोह का, सेरेमनी का। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया, यानी भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी क्या किया है, इसी दिन शिलान्यास किया है। ओके, आगे बात करते हैं।
हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता, यानी हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, सुमित नागल ने जीता है। ओके, हाल ही में टेनिस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है किन्होंने, सुमित नागल ने। आगे बात कर लेते हैं सुमित नागल के बारे में कुछ तथ्य। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया, इन्होंने जीत लिया है। सुमित नागल जी ने क्या, ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया, ने जीत लिया। फाइनल में उन्होंने इटली के लुका नार्दा को हराया, और इन्होंने फाइनल में क्या, इटली के जो खिलाड़ी है लुका नार्दा का क्या 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 है, उन्होंने हराया है। ओके, पांचवा चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता, और इन्होंने क्या, पांचवा चैलेंजर खिताब एकल खिताब जीता है। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता था। उन्होंने कब पहली बार अपने चैलेंजर जीता था, तो साल 2017 में, और कहाँ पर, बेंगलुरु में पहला ओपन चैलेंजर जीता था। और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल जीता था, और कुछ समय बाद ही उसके क्या हुआ, ब्यूनस आयर्स चैलेंजर उन्होंने जीत करके अपना नाम दर्ज किया है। ओके, तो इन्होंने हाल ही में क्या किया, ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स का एकल खिताब जीता है। ओके, सुमित नागल ने। आगे बात करते हैं, T20 में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों यानी 5 शतक की बराबरी किसने की है, यानी हाल ही में 5 शतक की बराबरी की है रोहित शर्मा से, तो किसने की है, तो गैलन मैक्सवेल ने, जो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, खिलाड़ी है। ये जाने माने हस्ती है, और ये बहुत ही अच्छा ये भी प्रदर्शन करते हैं अपने बैटिंग के साथ। ओके, तो ये कौन है, गैलन मैक्सवेल, जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के हैं प्लेयर क्रिकेट से, और इन्होंने 5 शतक जड़ करके रोहित शर्मा की क्या कर ली है, बराबरी कर ली है। आइए कुछ तथ्य देखते हैं। आगे बात करते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है, तो हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं, तथ्यों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया। इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, यानी इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, 1 करोड़ घरों को क्या, 300 बिजली मुफ्त, यानी 300 बिजली यूनिट मुफ्त दी जाएगी। इस योजना पर 75,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा, और इस योजना पर कितना खर्च किया जाएगा, 75,000 करोड़ से भी अधिक। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। ओके, तो सोलर पैनल लगाने की योजना किन्होंने किया है, घोषणा किसने कहा है, तो केंद्रीय मंत्री, जो वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान ही इन्होंने यह घोषणा किया है। आगे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। आगे बात करते हैं, 12 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है उत्पादकता दिवस, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। तो ओके, तो ये कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है, और पीसी के द्वारा मनाया जाता है, जो कि क्या है, ये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है। ओके, इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई। ओके, तो ये 18 फरवरी को क्या हुआ, उत्पादकता सप्ताह चालू किया गया था, शुरू किया गया था। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। यानी जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई थी पहली बार, तो 1958 में की गई थी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ओके, तो ये ध्यान रखिए आप। ओके, आगे बात करते हैं, हाल ही में दत्ता जीरो कृष्ण राव
गायकवाड़ का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट खेल से। जो दाताजीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित थे। ओके, आगे बात करते हैं इनके बारे में। क्रिकेट से संबंधित है। भारत के पूर्व कप्तान दाताजीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया है। वह 95 वर्ष के थे, 95 वर्ष के उनके एज में क्या हुआ, उनका निधन हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। अपनी मृत्यु से पहले वह सबसे उम्र दराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। ओके, तो ये क्या सबसे उम्र दराज के क्रिकेटर थे। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया और उनके नेतृत्व में टीम ने 1957-58 सीजन में रणजी खिताब जीता था। तो उन्होंने क्या, उनके नेतृत्व में एक टीम ने 1957-58 में क्या रणजी ट्रॉफी जीता था। ओके, तो काफ़ी अच्छे रहे ये भी प्लेयर। ओके, तो आप इसको भी ध्यान रखिए, करंट अफेयर की है चीज़ें। आगे बात करते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी जो हमारे प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस थे जनरल बिपिन रावत का प्रतिमा लगाया जा रहा है, तो वह अनावरण कहाँ किया गया है हाल ही में? तो देहरादून में किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं इसके चीज़ों के ऊपर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया, यानी किनके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री जो डिफेंस मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ का क्या, जो हमारे दिवंगत जनरल बिपिन रावत का उद्घाटन और इस प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे वहाँ पर उपस्थित, तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। और ये जो पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल थे वो कब पदभार संभाले थे पहली बार? तो 1 जनवरी को 2020 में पदभार संभाले थे। ओके, आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? यानी शिक्षा मंत्रालय जो है अभी हाल ही में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए, पॉपुलैरिटी देने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो किसके साथ किया? क्या फीफा के साथ क्या किया है? उन्होंने समझौता किया है। आगे बात करते हैं इसके तथ्यों के ऊपर। देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के साथ क्या किया गया है? समझौता किया गया। और ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के साथ किया है। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। ओके, तो शिक्षा मंत्रालय क्या करेगा? 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा, बांटेगा, सभी स्कूलों में भेजेंगे और इस पद्धति को क्या अपनाया जाएगा और खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है? उड़ीसा में किया जा रहा है। किससे कार्यक्रम के द्वारा? तो F4S यानी फुटबॉल फॉर स्कूल्स के लिए क्या किया जा रहा है? 17 उड़ीसा के 17 जिलों में क्या किया जाएगा? 1260 स्कूलों में क्या क्या फुटबॉल वितरित किया जाएगा, बांटा जाएगा। ओके, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को। आगे बात करते हैं इसके तथ्यों के बारे में। 13 दिसंबर को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को दिया गया है, सॉरी। यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह जो दिवस है वो क्या सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई गई है। ओके, तो इस बार क्या सरोजिनी नायडू के क्या थी 145वीं जयंती मनाई गई। और सरोजिनी नायडू को भारत को किला के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप ध्यान में रखें। ओके, आगे बात करते हैं।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो जैसा कि मैंने बताया 75,000 करोड़ से अधिक रुपए क्या खर्च किए जाएंगे पीएम घर, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू हो रहा है उसके द्वारा। ओके, और ये किन के द्वारा किया जा रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक फ्री बिजली का प्राविधान है? तो 300 बिजली यूनिट क्या किया जाएगा? फ्री किया जाएगा इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ओके, आगे बात करते हैं। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? यानी हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, उस राज्य का नाम बताना है हमें, और राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के साइट में इसे क्या किया गया है? नामित किया गया है। तो हाल ही में ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उड़ीसा को नामित किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं इसके तथ्यों के बारे में। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया, और इसे किस किस स्थान पर? चौथे स्थान पर क्या किया गया? हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज नामित किया गया। और ये कौन सा फॉरेस्ट है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। और ये कहाँ स्थित है? हमारा उड़ीसा में स्थित है। ओके, उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार है, यानी जैव विविधता हमारे रहने सहने की जो जीवों के लिए होती है वो, और हमें क्या करना पड़ता है? इस चीज़ों को बचाना पड़ता है। यह क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास स्थल है। ओके, तो यहाँ पर कितने जीव प्रजातियां रहती हैं? तो 608 अलग अलग जीव प्रजातियां रहते हैं। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। और ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कोरापुट जिले में क्या है? स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन, जैसे भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो आते हैं, तो उसके साथ समझौता किया है। किसके साथ? IIT रुड़की के साथ। तो IIT रुड़की के साथ क्या किया गया है? ये समझौता किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं IIT रुड़की के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगा। और ये किस पे करेगा? दोनों मिलकर के MOU पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेंगे, और इसके क्या हो जाएंगे? वो हिस्सा हो जाएंगे। इस MOU पर हस्ताक्षर राहत आयुक्त कार्यालय और IIT रुड़की के बीच किया जाएगा। ओके, तो राहत कार्यालय आयुक्त के साथ और IIT रुड़की के बीच किया जाएगा यह हस्ताक्षर। इसका उद्देश्य आपदा आने से पहले हताहतों की संख्या को कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। यानी लोगों को क्या किया जाएगा कि चिंता मुक्त रहने को कहा जाएगा, और सरकार क्या करेगी? उसमें सहायता देगी, प्रदान करेगी सहायता, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर क्या करेगा? उन्हें स्थानांतरित करेगा। ओके, आगे बात करते हैं। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो हाल ही में भारत एक द्वीप है जिस पे क्या कर रहा है? वो नया नेवल बेस स्थापित करने वाला है। तो वो कौन सा दो द्वीप है? मनिकाय और अगति। ओके, अगति। ओके, इसके तथ्यों के बारे में बात कर ले तो ये दोनों हैं हमारे। भारत सरकार ने लक्षद्वीप के अगति और मनिकाय द्वीपों पर अपने नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। तो ये दो द्वीपों पर क्या करेगा? अपना नेवल बेस स्थापित करेगा। वो दो द्वीप है लक्षद्वीप के अगति और मनिकाय द्वीप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 और 5 मार्च को मनिकाय में इसका उद्घाटन करेंगे। जो हमारे डिफेंस मंत्री है राजनाथ सिंह, वो क्या करेंगे? 4 से 5 मार्च को मनिका द्वीप पर जाकर के इसका क्या करेंगे? सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कदम उठाया। तो अपना जो भारत देश है वो क्या कर रहा है? सैन्य को बढ़ावा दे रहा है, ताकतवर बना रहा है, इसलिए कदम उठाया जा रहा है। मनिका द्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। मनिका द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है। ओके, तो मनिका द्वीप जो है मालदीव से कितना किलोमीटर दूर है? तो 524 किलोमीटर दूर है। ओके, ये तथ्य थे। आगे बात करते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग
फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो भारत देश के जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को क्या किया गया है, उन्होंने फेडरेशन निलंबित किया गया और किस कारण से किया गया है, आइए देखते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। ओके, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को WFI को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। ओके, तो ये बहुत ही बुरा खबर है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि कुश्ती महासंघ तय समय पर चुनाव कराने में विफल रहा है। और ये क्या है, कुश्ती महासंघ है जो क्या है, तय जो समय होता है उस पर चुनाव नहीं करा पाया है, जिसकी वजह से ये विफल हुआ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। ओके, तो ये क्या है, निकाय है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो हाल ही में किसे काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में क्या किया है, मान्यता दी गई है? तो ये असम राज्य है हमारा। तो वो क्या है, काजी नेमू को क्या किया गया है, राजकीय फल के रूप में नाम मान्यता प्रदान की गई है असम के राज्य को। ओके, आगे बात करते हैं इसी तथ्य पर कि असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने, असम के जो कृषि मंत्री है कौन है, अतुल बोरा ने क्या किया, घोषणा की कि काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता यानी प्रदान की गई है। यह नींबू की किस्म का एक फल है, और यह क्या है, नींबू के किस्म का एक फल है। काजी नेमू को पहले ही GI टैग मिल चुका है, और इसे काजी नेमू को क्या पहले GI टैग मिल चुका है। GI टैग होता है मतलब इट मीन्स इन जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है, भौगोलिक सांकेतिक के तौर पर दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। पिछले 2 वर्षों में इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किया जा रहा है और इसे भेजा जा रहा है दूसरे देशों में भी। और इसे काजी नेमू को हाल ही में राजकीय फल यानी राजकीय फल किस राज्य में घोषित किया गया है? तो असम में किया गया है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्वयं योजना लॉन्च किया गया है, किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। इसके तथ्यों के ऊपर बात करें, उड़ीसा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। ओके, तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, युवाओं के लिए 1 लाख ऋण मुक्त प्रदान करने का क्या योजना किया गया है, और ये स्वयं योजना है। किसने निकाला? उड़ीसा राज्य ने, उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जा रहा है ये। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, और इस योजना के तहत जितने भी खर्च आएंगे वो क्या करेगा, राज्य सरकार उठाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 8 से 35 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे। ओके, तो 8 से 35 वर्ष के जितने भी बालक होंगे, युवा होंगे हमारे, वो क्या करेंगे, इसके हिस्सा होंगे। इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसके तहत क्या 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे इनके ऊपर, युवाओं के ऊपर। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा, जनवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो जनवरी महीने के लिए किसने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो समर जोसेफ जी है हमारे। तो इन्होंने क्या किया है, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है अवार्ड। ओके, आगे बात करते हैं, इनका नाम है समर जोसेफ। समर जोसेफ के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज समर जोसेफ को जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। जो ICC है हमारा इंडियन क्रिकेट क्लब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो क्या किया है, इसे प्रदान किया है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ओके, किसे? समर जोसेफ को, और ये गेंदबाज भी है, बहुत अच्छे। जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है। समर जोसेफ पुरुष ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी, और इन्होंने क्या रचा, एक इतिहास रच दिया। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत करके वेस्टइंडीज की टीम में ये पहले खिलाड़ी है जो पुरुष ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है समर जोसेफ ने। महिला वर्ग में आयरलैंड की एमी हंटर प्लेयर ऑफ द मंथ
अवार्ड जीता है। तो महिला में कौन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो आयरलैंड की एमी हंटर। ओके, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। जनवरी महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो जनवरी के लिए मैंने बताया जैसे कि आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है महिला वर्ग में? तो आयरलैंड की एमी हंटर जी हैं। ओके, आगे बात कर लेते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचीन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किसके साथ समझौता किया इस प्रोजेक्ट में? तो आइए बात करते हैं बीपीसीएल के साथ। बीपीसीएल, ओके, बीपीसीएल के साथ क्या किया इन्होंने? समझौता किया। आगे बात कर लेते हैं बीपीसीएल के बारे में क्या है चीज़ें। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल के साथ क्या किया है? समझौता किया है। भारत पेट्रोलियम के साथ क्या किया इन्होंने? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ क्या किया? समझौता किया है। ओके, इस प्रोजेक्ट के तहत हवाई अड्डा परिसर में 1000 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा और इसमें क्या होगा? 1000 किलोग्राम का क्या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। कोची एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा और ये कोचीन इसके साथ ही यह 1000 किलो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला क्या बन जाएगा? पहला क्या एयरपोर्ट बन जाएगा? कोचीन एयरपोर्ट। ओके, आगे बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल ने किया। क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है रंजीत कुमार अग्रवाल ने। ओके, आगे बात करते हैं इनके बारे में। रंजीत कुमार अग्रवाल जी के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI ने रंजीत कुमार अग्रवाल और चरणजोत सिंह नंदा को क्रमशः संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। तो इन दोनों को क्या किया है? संस्थान का अध्यक्ष और एक को क्या किया है? उपाध्यक्ष चुना है। जो हमारे पहले हैं क्या? रंजीत कुमार अग्रवाल संस्थान के अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष जो है हमारे चरणजोत सिंह नंदा जी हैं। ओके, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, नोट कर सकते हैं। रंजीत कुमार ICAI के 72वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो रंजीत कुमार जो है वो ICAI के 72वें क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। आगे बात करते हैं। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? यानी 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और डोपिंग एक नशीला पदार्थ होता है जो खेलों में अपना शक्ति और या प्रदर्शन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है खेल से पहले, और इसकी टेस्ट की जाती है और जिसमें ये क्या हो गया? पकड़ी गई और इनको 12 साल के लिए बैन कर दिया गया। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 2 एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बहुत ही बुरा खबर है हमारे देश के लिए। निर्मला सोयरान पर भी डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया है और ये नाडा के द्वारा टेस्ट की जाती है और ये क्या उस डोपिंग के माध्यम से पकड़ी गई हैं, जिससे उन पे 12 साल का क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब 12 साल तक कोई खेल नहीं खेल सकती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजय कुमार जैन जी है जो IRCTC। ओके, तो IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में क्या किया गया? उन्होंने पदभार संभाला संजय कुमार जैन ने। ओके, आगे बात करते हैं तथ्यों के बारे में। तो संजय कुमार जैन जी के बारे में। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ओके, तो संजय कुमार जैन एक
योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। तो आप देख सकते हैं, ये ठीक है, अच्छा खबर है कि वो खान पान और व्यवस्था सुधारने के लिए काम करेंगे। आगे बात करते हैं। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में किया जा रहा है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया जा रहा है कहाँ? तो गुवाहाटी में किया जा रहा है। आगे बात करते हैं गुवाहाटी के बारे में। ओके, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री जो राजीव चंद्रशेखर ने क्या किया है, इन्होंने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल का शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। गुवाहाटी के जो है केंद्रीय मंत्री, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। तो ओके, इसका आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। आगे बात करते, इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविदों सहित 1000 से अधिक लोग भाग लेंगे। और इसमें क्या 1000 से लोग ज़्यादा भाग लेंगे जो उद्योगपति होंगे और शिक्षाविदों के ये सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं ये सभी लोग। ओके, और आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हमारे माध्यम से ये जानकारी आपको प्राप्त हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए बात करते हैं आगे। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? तो नंद किशोर यादव को। नंद किशोर यादव को क्या किया गया है? बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। ओके, नंद किशोर यादव के बारे में बात कर ले तो भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव और सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, इनको चुना गया है नया अध्यक्ष विधानसभा का बिहार में। नेता जी है जो है हमारे नंद किशोर यादव जी हैं। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष चुना गया है। ओके, तो राज्य विधानसभा में चर्चा हुई है, विशेष बातें हुई है, तो उनके आधार पर इस पर चुना गया है इन्हें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नए अध्यक्ष के साथ आसन तक गए हैं। ओके, तो ये उनको आसन तक गए हैं, यानी जहां पर बैठते हैं वहां तक गए हैं। ओके, आगे बात करते हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? यानी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल दिया है तो किनके नाम पर रखा गया? निरंजन शाह के नाम पर। आगे बात करते हैं तथ्य के बारे में। तो निरंजन शाह सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। यानी ये क्रिकेटर थे पूर्व श्रेणी के। ओके, और इनके नाम पर क्या किया गया है? निरंजन शाह के नाम पर इसका नाम बदला गया है। ओके, निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। ओके, तो ये कार्यकाल उनका रहा एक तरीके से। और वह बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रहे और बीसीसीआई के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। ये गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम, और ये गुजरात का क्या है? पहला स्टेडियम है जो सौर के संचालित ऊर्जा के द्वारा क्या होता है? काम है होता है। ओके, तो यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। आगे बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष का पद भार किसने ग्रहण किया है? तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो चरणजोत सिंह नंदा है। ओके, जो उपाध्यक्ष के पदभार संभाल रहे हैं। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रंजीत कुमार अग्रवाल और चरणजोत सिंह नंदा को संस्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। रंजीत कुमार जो है ICAI के 72वें क्या होंगे? अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? यानी सिक्किम सरकार ने सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की है किसके सहयोग से? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ओके, PM मोदी किस राज्य में वीर लाचित
बरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा क्या अनावरण करेंगे, तो क्या ये असम में किया जाएगा। ओके, किस केंद्रीय मंत्री ने BSE ओके तो BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया था, अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है, तो सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कौन है, रोहित शर्मा जी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ओके, आगे बात करते हैं। साउंडिंग टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT द्वारा किया गया है, तो IIT जम्मू के द्वारा। ओके, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 25,000 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लोगों को कितना दिया जाएगा, 25,000 रुपये दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो तेलंगाना में रखी गई है। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो के माध्यम से ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी और ये आगामी पेपर में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ओके, तो आशा करता हूँ आप सभी चीज़ें ध्यान से सुने होंगे और नोट्स किए होंगे। ओके, तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि आगामी जो भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे भी होंगे अपने घरों में और हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।